अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर अली असगर है और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं समरी प्लस पास पेपर ऑफ इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस के मेन वो तमाम पॉइंट्स जो कि एमडीकेट के एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं और पास पेपर में पूछे जा चुके हैं, उन तमाम पॉइंट्स को आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे डोमिनेट और रिसेसिव कैरेक्टर की। डोमिनेट कैरेक्टर वो होता है जो होमोजाइगस और हेटेरोजाइगस कंडीशन दोनों में अपना कैरेक्टर शो करता है, जबकि रिसेसिव जो होता है वो सिर्फ होमोजाइगस कंडीशन में अपना कैरेक्टर शो करता है। पी प्लांट की अगर हम बात करते हैं, इसमें टोटल 7 कैरेक्टर हैं, जिसमें हाइट, सीड शेप, सीड कलर कोड, पोर्ट शेप, पोर्ट कलर, फ्लावर पोजीशन, ये तमाम जो हैं इसमें हमारे पास डोमिनेट कैरेक्टर कौन से हैं और रिसेसिव कैरेक्टर क्या है। तो हाइट में अगर पी प्लांट की अगर बात की जाए तो टोल कैरेक्टर जो है वो डोमिनेट है, सीड की शेप राउंड जो है वो डोमिनेट है, सीड कलर जो येलो है वो डोमिनेट है, सीड कलर कोड जो है वो ग्रीन जो है वो डोमिनेट है, और पोर्ट शेप इन्फ्लेटेड जिसमें हवा होती है, फुल होता है, वो जो है वो डोमिनेट है। पोर्ट कलर जो है वो ग्रीन जो है वो डोमिनेट है, और फ्लावर की पोजीशन जो है वो एक्सेल है। अब बच्चा परेशान होगा कि ये सारे कैसे याद करें, तो याद रखो निमोनिक से ट्राई गीगा, ट्राई टॉल, ट्राई मीन्स टॉल राउंड येलो, गीगा ग्रीन इन्फ्लेटेड ग्रीन एक्सियल, ये हो गए। तो इसका अपोजिट आपको खुद याद हो जाएगा, टॉल का अपोजिट शॉर्ट, राउंड का रिंकल, येलो का ग्रीन, ग्रीन का वाइड, इन्फ्लेटेड का कंस्ट्रक्टेड, ग्रीन का येलो, और एक्सियल जो है वो टर्मिनल है। तो ये इस तरह याद करने का थोड़ा सा है। होमोजाइगस क्या होती है? प्योर ब्रीड होती है किसी भी कैरेक्टर की, मिसाल के तौर पर या तो दोनों होमोजाइगस दोनों जो है वो डोमिनेट हो या दोनों रिसेसिव हो। हेटेरोजाइगस हाइब्रिड या इम्प्योर ट्रेट होती है, जिसमें एक डोमिनेट होता है और एक रिसेसिव होता है। मिसाल के तौर पर राउंड शीडेड, क्योंकि उसमें जो डोमिनेट कैरेक्टर होगा उसी का कैरेक्टर जो है वो शो होगा। फिनोटाइप फिजिकल अपीयरेंस को शो करते हैं। जीनोटाइप डोनेटेड फैक्टर बाय प्लांट फॉर अ ट्राइट, जीनोटाइप जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन को कहते हैं, जिसमें फैक्टर जो डोनेट किए जाते हैं प्लांट्स के जरिए उसे जीनोटाइप कहते हैं। लॉ ऑफ डोमिनेंस है जिसे कंप्लीट डोमिनेंस कहते हैं। द कैरेक्टर विच अपीयर इन लॉ ऑफ डोमिनेंस के मुताबिक वो कैरेक्टर जो F1 जनरेशन में अपीयर होते हैं वो डोमिनेट होते हैं, और वो कैरेक्टर जो F1 जनरेशन में अपीयर नहीं होते वो रिसेसिव होते हैं। और F2 जनरेशन में हमेशा डोमिनेट का जो रेशो होता है वो 3 होता है, और रिसेसिव का रेशो जो होता है इस लॉ के मुताबिक 1 होता है। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन जिसे लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट्स भी कहते हैं, इसमें मोनोहाइब्रिड क्रॉस होता है, जिन दो चीजों के दरमियान क्रॉसिंग करवाया जाता है उसमें एक कैरेक्टर का फर्क होता है, उसे सिंगल ट्रेट इनहेरिटेंस भी कहते हैं। F2 जनरेशन में इसमें फिनोटाइप का जो रेशो आता है वो 3:1 होता है, और जीनोटाइप का जो रेशो होता है वो 1:2:1 होता है। अब जो वो टेस्ट क्रॉस के हवाले से डेफिनेशन आ सकती है, क्रॉस बिटवीन फिनोटाइपिकल डोमिनेंट। याद रखिएगा डिटेल लेक्चर में ये तकरीबन 30 से 40 लेक्चर में ये पूरा चैप्टर कंप्लीट हुआ है, लेकिन यहाँ हमारा जो समरी में मकसद है कि मेन बातें आपको ज़हन नशीन करना कि बेटा ये तो याद होनी ही होनी चाहिए। क्रॉस बिटवीन फिनोटिपिकल डोमिनेंट इंडिविजुअल एंड होमोजाइगस रिसेसिव इंडिविजुअल टू फाइंड आउट द होमोजाइगोसिटी और हेटेरोजाइगोसिटी ऑफ डोमिनेंट पेरेंट इज कॉल्ड टेस्ट क्रॉस। हमने कहा कि क्रॉस करवाया जाता है जिसमें डोमिनेंट वाला जो होता है वो फिनोटिपिकल होता है, वो होमोजाइगस भी हो सकता है और हेटेरो भी हो सकता है, उसको हम रिसेसिव के साथ जो वो क्रॉसिंग करवाते हैं। मकसद ये होता है ये जानना कि जो डोमिनेट वाला कैरेक्टर है ये होमोजाइगस है या हेटेरोजाइगस है, उस क्रॉस को हम कहते हैं टेस्ट क्रॉस। मिसाल के तौर पर डोमिनेट वाला कैरेक्टर जो है वो अगर होमोजाइगस है और उसको रिसेसिव के साथ क्रॉस करवाए जाएंगे तो F1 जनरेशन में उसके जो सारे ऑफ स्प्रिंग होंगे वो सारे डोमिनेट होंगे, लेकिन अगर वो हेटेरोजाइगस हुआ तो 50% जो होंगे वो डोमिनेट होंगे और 50% क्या होंगे? रिसेसिव होंगे। अब इनहेरिटेंस ऑफ टू ट्राइड में जो है वो डाई हाइब्रिड क्रॉस होता है। F2 जनरेशन का रेशो 9:3:3:1 होता है, इसे लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट भी कहते हैं। अब हमारे पास कुछ ऐसे फिनोमिना हैं जो नॉन मेंडेलियन है। नॉन मेंडेलियन इनहेरिटेंस में अगर हम बात करते हैं, इनकम्प्लीट डोमिनेंस, को डोमिनेंस और मल्टीपल एलील है हमारे पास, और इसे और इनकम्प्लीट डोमिनेंस को पार्शियल डोमिनेंस भी हम कहते हैं। तो इनकम्प्लीट डोमिनेंस को पार्शियल डोमिनेंस कहते हैं। कार्ल कोरेंस, उन्होंने 4 o'clock प्लांट पर जो है ये मालूम किया था। इस 4 o'clock प्लांट का जो कॉमन नेम है मिराबिलस जेलापा, ये इसका नाम है। नन ऑफ देम मार्क्स द एक्सप्रेशन ऑफ द अदर। इसमें क्या होता है ना, डोमिनेट जो होता है वो रिसेसिव के कैरेक्टर को शो ही नहीं होने देता, लेकिन पार्शियल डोमिनेंस या इनकम्प्लीट डोमिनेंस में जो है वो दोनों में से एक भी जो होगा वो दूसरे के कैरेक्टर को मास्क नहीं कर पाता है। एक्सप्रेशन गेट ब्लेंडेड, एक्सप्रेशन जो होगा वो ब्लेंडेड हो जाएगा, मिक्सिंग हो जाएगा। अब मिसाल के तौर पर R1 4 o'clock प्लांट में रेड के जीन है, R2 वाइट है, तो R1 और R2 जब भी आएगा तो पिंक हो जाएगा, मतलब एक्सप्रेशन उनका क्या हो जाएगा? मिक्सअप हो जाएगा। अब इसके आपने क्रॉसिंग करवानी है, R1 और R2 की जब करवाते हैं तो F1 में जो है वो सारे पिंक आते हैं। जब इन पिंक की आपस में हम क्रॉसिंग करवाते हैं तो रेशो जो आता है वो 1:2:1, 1 रेड 2 पिंक 1 वाइट, न्यू फिनोटाइप प्रोड्यूस।
लेकिन कोडोमिनेंस के अंदर क्या होता है, बोथ कंट्रास्ट एलील आर डोमिनेट एक्सप्रेस देमसेल्फ इन हेटेरोजाइगस कंडीशन। हेटेरोजाइगस कंडीशन में दोनों अपने आप को शो करेंगे, दोनों डोमिनेट होंगे, कोई एक दूसरे को नाइदर मास्क और ब्लेंडिंग द इफेक्ट ऑफ अनदर, ना मास्क कर सकेगा ना ब्लेंड कर सकेगा। मिसाल के तौर पर हमारे पास R1 शॉर्ट हॉर्न ट्रू ब्रीडिंग रेड कैटल है और R2 शॉर्ट हॉर्न ट्रू ब्रीडिंग व्हाइट कैटल है, और R1 और R2 जब भी ये दोनों आ जाते हैं तो रॉन कलर होता है। जब रॉन कलर को करीब से देखते हैं तो उसमें रेड और व्हाइट हेयर्स दोनों होते हैं, तो ये दोनों क्या होते हैं, अपने आप को एक्सप्रेस करते हैं। इसी तरीके से कोडोमिनेंस की एग्जांपल हमारे पास एक और है, लेंस स्टीनर एंड लेविन डिस्कवर MN ब्लड टाइप इन मैन ऑन द बेसिस ऑफ स्पेसिफिक एंटीजन प्रेजेंट इन RBCs प्रोड्यूस स्पेसिफिक एंटीबॉडीज। दो साइंटिस्ट हैं, उन्होंने MN ब्लड सिस्टम जो है वो मालूम किया था, ये भी कोडोमिनेंस की एग्जांपल है। फिनोटाइप M तब होगा जब दोनों जो है वो MM होंगे, N तब होगा जब दोनों N होंगे, MN तब होगा जब एक M होगा और एक N होगा। M जब भी होगा एंटीजन RBCs पर M होगी, N जब भी होगा एंटीजन RBCs पर N होगी, और M और N होगा तो दोनों जो होंगी। फिर इसी तरीके से इसके केसेस हैं, MM की अगर क्रॉसिंग करवाई जाए तो सारे बच्चे जो होंगे वो MN वाले होंगे। न्यू फिनोटाइप डज नॉट प्रोड्यूस, न्यू फिनोटाइप इसमें प्रोड्यूस नहीं होगी, दोनों अपने आप को जो है वो क्या करते हैं, एक्सप्रेस करते हैं। अब हम बात करते हैं मल्टीपल एलील की। ट्रेड हैव मोर देन 2 अल्टरनेटिव फॉर्म, वो ट्रेड जिसके एक से दो से ज्यादा अल्टरनेटिव फॉर्म उसे मल्टीपल एलील कहते हैं। एग्जांपल ABO ब्लड ग्रुप सिस्टम है, इसको भी कार्ल लेंस्टीनर ने डिस्कवर किया था। जेनेटिक बेसिस ABO ब्लड सिस्टम की जो थी वो बर्नस्टेन, देखें फिनोटाइप वाला जो डिस्कवर वाला था साइंटिस्ट अलग है, जेनेटिक बेसिस वाले साइंटिस्ट जो है वो अलग है, दोनों का नाम जरूर याद रखिएगा। ब्लड ग्रुप A जिसका होता है उसमें जीनोटाइप जो है वो दोनों डोमिनेट भी हो सकते हैं, एक रिसेसिव और एक डोमिनेट भी हो सकता है। उसमें एंटीजन A है, एंटीजन दोनों कंडीशन में है। ए ब्लड ग्रुप जो है वो B वाले में भी जो है वो या तो डोमिनेट होमोजाइगस हो सकता है या हेटेरोजाइगस हो सकता है, दोनों डायरेक्शन में जो है एंटीजन B होगा। ब्लड ग्रुप AB जो है वो कोडोमिनेंस की एग्जांपल है, उसमें A और B होगा और इसमें एंटीजन A और B दोनों होगा। ब्लड ग्रुप O जो होगा वो होमोजाइगस होगा हमेशा, और इसमें जो है वो रिसेसिव होगा, उसमें कोई एंटीजन नहीं होगा। I यहाँ जो शो कर रहा है, I स्टैंड फॉर आइसोग्लूटिनोजेन, आइसोग्लूटिनोजेन के लिए वर्ड यूज हो रहा है। मोर देन 30 टाइप ऑफ ब्लड ग्रुप सिस्टम, अब तक जो वो डिस्कवर होने वाले 30 से ज़्यादा ब्लड ग्रुप सिस्टम जो वो मौजूद हैं, लेकिन मोस्ट कॉमन जो है हमारे पास ABO ब्लड सिस्टम और MN ब्लड सिस्टम मौजूद है। एलील स्टार्ट देयर एक्सप्रेशन एट अर्ली एम्ब्रियोनिक स्टेज एंड कीप ऑन एक्सप्रेसिंग टिल डेथ। एलील जो होते हैं वो बच्चे माँ के पेट में होता है उस वक्त अपने आप को एक्सप्रेस करना शुरू करते हैं, और अपने आप को एक्सप्रेस तब तक करते रहते हैं जब तक इंसान मरता नहीं है। इसका मतलब ब्लड ग्रुप ऑफ अ पर्सन नेवर चेंज थ्रू आउट हिज लाइफ, पूरी जिंदगी ब्लड ग्रुप किसी इंसान का चेंज नहीं हो सकता। अब ब्लड ग्रुप A है तो एंटीजन A है, उसके अंदर एंटीबॉडी B के खिलाफ एंटीबॉडीज होती है। ब्लड ग्रुप B होता है उसके अंदर एंटीजन B होता है और A के खिलाफ एंटीबॉडीज होती है, और AB जो होता है उसमें दोनों एंटीजन होती है और उसमें कोई एंटीबॉडी नहीं होता। ब्लड ग्रुप O होता है उसमें कोई एंटीजन नहीं होता लेकिन दोनों के खिलाफ एंटीबॉडीज होती हैं। सिक्रीटर क्या होते हैं, एंटीजन A एंड B इन सलाइवा एंड बॉडी टिश्यू। सिक्रीटर वो होते हैं जो अपने ये जो ब्लड ग्रुप वाले जो एंटीजन होते हैं उनके सलाइवा और बॉडी के डिफरेंट टिश्यू में भी एंटीजन पाए जाते हैं। RH ब्लड सिस्टम की अगर हम बात करते हैं, दिस एंटीजन ऑब्जर्व इन रेसस मंकी, रेसस मंकी में था और ये भी लेंस्टीनर ने डिस्कवर किया था। RH पॉजिटिव होगा, उसमें RH एंटीजन होगा, ये होमोजाइगस भी हो सकता है, हेटेरोजाइगस भी हो सकता है, उसमें कोई RH के खिलाफ एंटीबॉडी नहीं होगी। लेकिन R नेगेटिव जो होगा उसमें जो है वो कोई एंटीजन नहीं होता, लेकिन जो है वो ये हमेशा होमोजाइगस होता है और उसमें R के खिलाफ जो है वो एंटीबॉडीज होती है। फिर फाइनली याद रखिएगा O नेगेटिव जो होता है ब्लड वो यूनिवर्सल डोनर होता है, और AB पॉजिटिव जो होता है वो यूनिवर्सल एक्सेप्टर होता है। फिर एरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटलिस की अगर हम बात करते हैं, एट द टाइम ऑफ फर्स्ट लेबर सम R एंटीजन सीप इनटू मदर ब्लड। अब जो है वो क्या होता है कि पहली बार जब बच्चा आता है ना तो लेबर के टाइम पर कुछ R एंटीजन जो होती है माँ की सर्कुलेशन में चले जाते हैं, विच प्रोड्यूस एंटीबॉडीज अगेंस्ट इट इन द बॉडी ऑफ मदर, जिसकी वजह से R के खिलाफ एंटीबॉडीज जो होती है वो माँ के ब्लड में क्या होना शुरू हो जाती है, बनना शुरू हो जाती हैं। तो अब क्या होगा, सेकंड बेबी जो होगा उसमें एरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटलिस के क्या होंगे, चांसेस होंगे, हीमोलाइसिस होगी, एंटीजन एंटीबॉडी आपस में मिलेंगी, में लीड टू एबॉर्शन और स्टिलबर्थ, बच्चा ज़ाया भी हो सकता है, बच्चा जो है वो मरा हुआ भी पैदा हो सकता है। इफ़ प्रेगनेंसी कंटिन्यू लीवर एंड स्प्लीन ऑफ फीटस बिकम enlarged ड्यू टू फास्ट डिस्ट्रक्शन ऑफ RBCs, और अगर प्रेगनेंसी बच भी गई तो बच्चे का लीवर और स्प्लीन बहुत लार्ज होगा क्योंकि रेड ब्लड सेल जो होंगे वो एंटीजन एंटीबॉडी के रिएक्शन की वजह से बहुत तेज़ी से डिस्ट्रॉय होंगे और जॉन्डिस भी होगा।
अब जो है वो यहाँ ये चीज़ कब होगी, जब माँ RH नेगेटिव होगी और अब्बा फादर जो होगा वो RH पॉजिटिव होगा। अगर ये अब RH पॉजिटिव वाला अगर होमोजाइगस होगा तो सारे बच्चे पॉजिटिव आएंगे, सारे पहली बेबी के बाद सारे बच्चों को खतरा होगा। और अगर ये हेट्रोजाइगस होगा तो 50% बच्चे जो होंगे वो पॉजिटिव वाले आएंगे और 50% बच्चे नेगेटिव होंगे। तो खतरा जो है वो सिर्फ पॉजिटिव वाले बच्चों को होगा अगर माँ जो है वो RH नेगेटिव होगी। तो ये इसका जो है वो इनहेरिटेंस रिलेटेड पहला पार्ट जो है वो डिस्कस हुआ। इंशाल्लाह नेक्स्ट पार्ट में हम उसी के आगे कंटिन्यूएशन करने जाएंगे, तो उसको भी देखना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह।